हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता है हम 2018 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स का क्लास 12 का। तो उसका फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट करा चुकी है आपको और आज सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट में लगभग 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और आज हम 11 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। तो इसमें दिया गया है किसी चालक के लिए अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। आपने क्या करना है, अनुगमन वेग और वैद्युत धारा के बीच में संबंध यानी कि रिलेशन फाइंड आउट करना है। ये लास्ट टाइम चल रहा है आपका और आई थिंक आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो अगर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। किसी चालक में धारा की प्रबलता चालक के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद में से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले वैद्युत आवेश के परिमाण से मापी जाती है। यानी कि ये कोई आपके पास चालक तार है, इसमें से प्रति सेकंड इसके जो परिच्छेद क्षेत्रफल है इसमें से प्रति सेकंड जितनी भी धारा आपकी होकर के गुजरेगी तो वो किसके द्वारा मापी जाएगी, आपकी वैद्युत आवेश के परिमाण द्वारा मापी जाती है। तो आगे क्या कहा है इसने आपको, मान लिया कि किसी चालक तार यानी कि चालक या धातु के तार कह सकते हो, धातु के तार के सिरों के मध्य सिरों में हमने किसको कनेक्ट कर दिया, हमने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए ये एक सिरा है और ये दूसरा सिरा है इस चालक तार का, और इसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया है, जिसके फलस्वरूप तार में वैद्युत क्षेत्र E स्थापित हो जाता है। यानी कि ये जो तार है इसमें क्या स्थापित हो जाएगा, आपका वैद्युत क्षेत्र स्थापित यानी कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अनुगमन वेग से चलने लगते हैं। तो इसमें क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है, तो हमेशा याद रखना जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है उसकी विपरीत डायरेक्शन क्या होगी, अनुगमन वेग की डायरेक्शन होगी। तो यदि तार के किसी परिच्छेद में से t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया गया आवेश q हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि तार में जो वैद्युत धारा की प्रबलता होगी वो कितनी होगी, आपकी I = डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। ये हम बात कर रहे हैं प्रति सेकंड की, डेल्टा जो हमने डेल्टा लगाया है इसमें प्रति सेकंड में कितनी करंट इसमें प्रवाहित की जा रही है। तो अब क्या होगा, चालक तार में एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, यानी कि ये चालक तार है, हमें ये तो पता नहीं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि चालक तार में एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है, n है, और डेल्टा t समय पश्चात मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि सपोज यहाँ थे आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन, इन्होंने यहाँ से यहाँ तक की कुछ डिस्टेंस तय की है, यानी कि वो दूरी हमें निकालनी है, तो वो कितनी होगी, अनुगमन वेग और इंटू डेल्टा t, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसे कोई ये क्या है आपका वेग है चाल, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई ना कोई समय भी लगा होगा, तो दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी अनुगमन वेग इंटू समय। और हमें बताया कि हम अनुगमन वेग को किससे डिनोट करते हैं, Vd से डिनोट करते हैं और समय को डेल्टा t से, और n क्या है, इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। आगे क्या है इसमें, डेल्टा t समय में तय आयतन, यानी कि डेल्टा t समय में उसने कितना आयतन तय किया होगा ये भी आपने बताना है। तो हमने क्या किया, ये जो हमने तार लिया है इसका हमने एरिया मान लिया है A, तो इसका जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो, और इसका जो एरिया है वो, और जो आपने ये निकाला है दूरी, तो उन सब का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, आयतन। आयतन क्या होता है, किसी भी आप मान लो कि ये कोई बेलन ले रहे हो तो बेलन की सारी चीज़ें इसमें कवर होनी चाहिए, तो वही क्या कहलाता है, आपका आयतन कहलाता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा क्या हो, ई है, यानी कि यहाँ पर जो भी आपका आवेश होगा उस पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो भी उस पर जो आवेश होगा उसकी मात्रा क्या होगी, ई है, तब डेल्टा t सेकंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाला आवेश, यानी कि इस क्षेत्रफल से जो आपका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है इससे कितना आवेश होकर के गुजरेगा। तो अब हमें पता है सिंपल सी बात, तो डेल्टा Q = क्या हो जाएगा, इतना तो इसका आयतन है और उस पर कितना आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, उसका कुल आवेश निकल जाएगा। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 2।
अब क्या करना है, हमें इसी की ज़रूरत थी डेल्टा क्यू की, तो इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन 2 पुट इक्वेशन फर्स्ट, तो आई इजिकल टू क्या था हमारे पास, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या है आपके पास, ये है। तो हमने डेल्टा क्यू की वैल्यू यहाँ से उठा करके ये रख दी और डेल्टा टी आपका एज इट इज़ रहा। इससे इसको कैंसिल किया हमने, तो हमारे पास जो आई है वो आ जाएगी आई इजिकल टू NEAVD। तो ये आपका रिलेशन हो जाता है अनुगमन वेग और वैद्युत धारा के बीच में। और एक और स्टेप इसमें आगे आपसे धारा घनत्व के बीच में रिलेशन पूछ लेते हैं, तो आप थोड़ा सा हे से स्टार्ट करके उसे आगे कर सकते हो क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है, तो जितने मार्क्स का है उसी के अकॉर्डिंग आपने वर्क करना होता है। अगर ये 2 मार्क्स का है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी थ्योरी सॉर्ट कर सकते हो, अगर ये 3 मार्क्स का है तो आप इसमें थ्योरी लिख सकते हो, इसलिए मैंने उस हिसाब से ही क्वेश्चन को कराया आपको। तो ये आपका यहाँ पर 11 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ऐसे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में क्या कहा है आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये लगभग आपका हर बार रिपीट होता रहता है, या तो वैद्युत क्षेत्र पूछा जाता है और या फिर चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाता है आपसे। तो इसमें कहा है आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी बोल देते हैं और उनको चुंबकीय बल रेखाएं भी कह देते हैं, और इनके 2 गुण लिखिए। आपको क्या लिखने हैं, इनके 2 गुण लिखने हैं। तो हेडिंग डाले हमने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर हमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है, यानी कि ये मान लो कि ये चुंबक है और चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र कौन सा है, ये है। और यहाँ पर मान लो कि कोई आप एक आयरन का पीस लेके आते हैं, तो वो क्या होता है, चुंबक की ओर क्या हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है, एकदम चुंबक पर आकर के क्या हो जाता है, चिपक जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है, आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है, और जिसके कारण हमें क्या उसे क्या महसूस होता है, आकर्षण बल महसूस होता है, आकर्षण का अनुभव होता है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ हमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र आपका कहलाता है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, क्या बोल सकते हो, काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है। किसको डिनोट करेगी, ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अगर ये प्रदर्शित करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अगर ये प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं, तो वही क्या कहलाएगी, आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाएंगी। और ये इसका एक डायग्राम है, हमेशा याद रखना कि इसमें क्या होता है कि चुंबक के बाहर क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो नॉर्थ से साउथ की साइड जाती है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। ऐसे आपकी ये इधर से इधर जाएगी, कभी ऐसा कि करें आपकी इधर से तो एरो इधर लगा दिया और इधर से फिर एरो इधर लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। ऐसे में क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, ये डायग्राम जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो आपने स्पेशल ध्यान रखना है कि जब ये आपकी क्षेत्र रेखाएं आप शो करोगे तो इनमें जो डायरेक्शन होगी चुंबक के बाहर वो आपकी क्या होगी, नॉर्थ से साउथ की ओर होगी, और चुंबक के अंदर क्या होती है, ये आपकी साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपकी ये बंद वक्र भी बनाती हैं, क्यों, क्योंकि ये ऐसे कंटिन्यूस ऐसे चलती रहती है आपकी। तो इसके 2 गुण लिखने हैं, तो फेमस से 2 गुण है इसके और बहुत ईजी है। चुंबक के बाहर इनकी दिशा सदैव उत्तर से दक्षिण की ओर होती है या दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। और सेकंड पॉइंट है, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ये कभी भी क्या नहीं करेंगी, एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ये कभी ऐसे करके नहीं जाएंगी, ये हमेशा क्या होंगी, ऐसे जाएगी, एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगी। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 13, स्वप्रेरण किसे कहते हैं, किसी कुंडली के स्वप्रेरक तव का आशय स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी से ही रिलेटेड अगर ये नहीं आता है एग्जाम में तो दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं और किसी कुंडली के अन्योन्य प्रेरकताओं का आशय स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे स्वप्रेरण। जब किसी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारा के मान में परिवर्तन करने पर कुंडली से बद्ध
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अतः जब कुंडली की धारा में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली से या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में मुख्य धारा के अतिरिक्त एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है या प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। अब देखिए समझिए इसे डायग्राम से। ये आपके पास एक डायग्राम है। इसमें क्या किया है, हमने एक कुंडली ली है और कुंडली में बहुत सारे फेरे हैं और इसको हमने क्या किया, एक धारा नियंत्रक की सहायता से एक बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर रखा है और ये कुंजी है। जब हम इस बैटरी से इस कुंडली में मुख्य धारा प्रवाहित करते हैं, बैटरी से जो धारा प्रवाहित होगी उसे मुख्य धारा बोलते हैं। जब बैटरी से हम क्या करते हैं, इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि इसमें जो आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है उसके मान में परिवर्तन होता है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और ये आप लेंज के नियम से भी पढ़ सकते हो। तो इसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है फिर आपकी, यानी कि जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो उसके कारण क्या हो जाएगी, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। और हमेशा याद रखना कि मुख्य धारा जो प्रेरित धारा होती है ये एक दूसरे का क्या करते हैं, विरोध करती है। ऐसे इसमें जब हम क्या करते हैं, हमने इसमें बैटरी को क्या कर दिया, बंद कर दिया, यानी कि बैटरी से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं करी। तो इसमें जब हमने पहले धारा प्रवाहित करी थी तो वो धारा ऐसे जा कर के यहाँ ही होगी और फिर जब हम बैटरी को बंद कर देते हैं तो जो मुख्य धारा है वो वापस जाएगी आपकी। ऐसा नहीं होता कि आपने क्या किया, एक बल्ब है उसको स्विच ऑन किया वो एकदम से जल गया। वो टाइम लेता है थोड़ा, लेकिन वो हमें पता नहीं चलता है। अगर देखा जाए साइंस के तरीके से देखा जाए, फिजिक्स के तरीके से देखा जाए तो वह क्या समय लेता है आपका जो भी बल्ब है जलने में। तो ऐसे ही है, जब हम क्या कर देंगे, बैटरी को बंद कर देंगे तो जो मुख्य धारा थी वो वापस जाने लगेगी और जो प्रेरित धारा थी वो भी वापस जाने लगेगी। यानी कि उस कंडीशन में भी ये क्या करेंगी, एक दूसरे का विरोध करती है। अब आपसे इसमें आगे क्या पूछा है, स्वप्रेरक गुणांक भी पूछा है। तो हम क्या कर लेते हैं, माना किसी कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि ये जो हमने कुंडली ली है इसमें क्या प्रवाहित हो रही है, धारा आई प्रवाहित हो रही है, तथा धारा के कारण कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है। यानी कि इसमें जब धारा प्रवाहित कर रहा है तो इसमें क्या, कुंडली में क्या बहुत सारे फेरे हैं और इसमें क्या है, चुंबकीय फ्लक्स भी है और वो चुंबकीय फ्लक्स कितना है आपका, फाई है। यदि कुंडली में तार के n फेरे हैं, यानी कि जो कुंडली है इसमें जो फेरों की संख्या है वो हमें नहीं पता कितनी है, अभी तो आपको दिखाई दे रही है कि काउंट करके आप बता सकते हो 1 2 3 4 5, लेकिन ऐसा नहीं है। जो रियल कुंडली होती है इसमें हमें नहीं पता चलता है कि उसमें फेरों की संख्या कितनी है, तो हम उसे क्या मान के चलते हैं, n मान के चलते हैं। तो कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि जो भी इसमें आपका चुंबकीय फ्लक्स होगा वो धारा के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि n फाई अनुक्रमानुपाती आई। और जब ये सिंबल आपका हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं हम स्वप्रेरक गुणांक, यानी कि L। और ये क्या हो जाएगा, इसको लेट कर सकते हो आप इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ जो L है एक नियतांक है, L क्या है, एक नियतांक है जिसे कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक कहते हैं या स्वप्रेरक तत्व कहते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं इसको। और यहाँ से अगर L की वैल्यू निकाली जाए तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये I डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगी n फाई डिवाइड में I। तो ये इसका यहाँ तक आंसर है, लेकिन आपसे 2 मार्क्स में पूछा तो आप यहाँ तक कर सकते हो और आई थिंक मेरे हिसाब से आपको आगे भी करना चाहिए क्वेश्चन। तो इसमें क्या कहा है आपको, यदि कुंडली में धारा के परिवर्तन करने पर उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो तब, यानी कि जब हमने कुंडली में क्या करी, धारा प्रवाहित करी, ये कुंडली है आपकी, धारा प्रवाहित करी तो इसमें क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ और वो मान लेते हैं कि वो कितना है, E। फैराडे के नियम से हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, E = -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब हम क्या करते हैं, इस डेल्टा को बाहर निकालते हैं, n के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -डेल्टा n फाई डिवाइड में डेल्टा टी। और इसकी वैल्यू हमें पता है कि क्या होती है, अभी जस्ट हमने निकाली Li। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास -डेल्टा Li डिवाइड में डेल्टा टी। L को बाहर निकालते हैं, डेल्टा के अंदर भेजते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। तो L की वैल्यू अगर यहाँ से भी निकाली जाए तो L = क्या हो जाएगा, -E डिवाइड में डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। और आप कह सकते हो कि प्रति एकांक समय में
डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी कितना हो जाता है, प्रति एकांक का मतलब होता है 1। तो जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो L इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई यानी कि विद्युत वाहक बल। तो ये हमें पता भी है प्रैक्टिकली कि जब हम कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल विपरीत डायरेक्शन में होता है। और जब ये विपरीत डायरेक्शन में होता है आपका, तो यानी कि वो माइनस की कैटेगरी का होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, आपका माइनस आया। और आप माइनस को इग्नोर भी कर सकते हो, अगर लिखना चाहते हैं L इजिकल टू ई भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो और करके आप क्या लिख सकते हो, L इजिकल टू ई। माइनस सिर्फ यहाँ आपको ये शो कर रहा है कि ये इसकी विपरीत डायरेक्शन है। तो किसी कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जो कि उस कुंडली में धारा के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और ये किसके कारण उत्पन्न होता है, धारा के कारण उत्पन्न होता है, जब उसमें परिवर्तन किया जाता है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 13 का और पार्ट है, तो और पार्ट भी देख लेते हैं। इसमें क्या कहा है आपको, LCR श्रेणी परिपथ के लिए प्रतिबाधा का व्यंजक लिखिए और यह प्रतिबाधा किस दशा में न्यूनतम है। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो LCR सर्किट क्या होते हैं, देखिए LCR सर्किट ये होता है जिसमें क्या होता है कि इसमें एक हम क्या लेते हैं, प्रेरक तव L की एक कुंडली ली है हमने, और ये एक आपके पास क्या है, धारिता C का एक संधारित्र है, और ये आपके पास एक प्रतिरोध है। इन तीनों को हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और श्रेणी क्रम में हम जोड़कर इसे किससे कनेक्ट कर देते हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से कनेक्ट कर देते हैं। और इसमें हमने यही चीज़ लिखी है, पढ़ते हैं इसको। इसके लिए प्रेरक तव L की एक कुंडली कॉमा धारिता C का एक संधारित्र तथा प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V इजिकल टू V नोट साइन ओमेगा टी। आपसे एक नंबर में इक्वेशन भी पूछ ली जाती है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का समीकरण क्या होता है, तो आपने याद रखना है, ये आपकी इक्वेशन होती है, से जोड़ देते हैं। इस दशा में प्रतिरोध R के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर VR तथा धारा I समान कला में होंगे। यानी कि जो आपका धारा I होगी वो भी, और जो आपका प्रतिरोध होगा VR वो भी क्या होंगे, समान कला में होंगे। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। और फिर क्या है इसमें, प्रेरक तव L के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर धारा I से कला में 90 डिग्री अग्रगामी यानी कि आगे की ओर होगा। ये देखिए यहाँ पर आपकी धारा I है, जो आपका VL है वो क्या होगा, धारा इससे अग्रगामी होगा, कितना 90 डिग्री यानी कि आगे होगा। और तथा धारिता C के सिरों के बीच विभवांतर, धारिता C ये है, इनके बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो क्या होगा, धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी होगा। पश्चिमगामी यानी कि पीछे की ओर होगा। तो कला में 90 डिग्री पश्चिमगामी यानी कि पीछे की ओर होगा। अतः VL तथा VC का परिणामी विभवांतर, जब हम इन दोनों को परिणामी विभवांतर निकालेंगे तो क्या करता है, बड़ा ये है आपका पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला आपका कम होता है, तो VL माइनस क्या हो जाएगा, VC, ये आपका परिणामी निकल जाएगा। परिपथ में परिणामी विभवांतर V हो तब, यानी कि अगर हम क्या करते हैं, इसका जो परिणामी विभवांतर है, ये पूरा जो सर्किट है आपका, इसका परिणामी विभवांतर क्या है, आपके पास V है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम इसे देख सकते हैं, ये क्या बन रहा है आपका, एक ट्राइंगल बन रहा है। ये आपका 90 डिग्री है, हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये एक परपेंडिकुलर है, ये एक परपेंडिकुलर है, तो ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम बन रही है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो परिणामी विभवांतर क्या हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेंस है यानी कि कर्ण, ये आपका बेस है आधार, और ये लंब है। जितना ये होगा उतना ही ये होगा आपका, यानी कि इसको लिख सकते हो आप VL माइनस VC, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, VR का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। इसको लेट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब वी नो दैट, हमें पता है कि जो VR है उसका जो वोल्टेज है ये आपकी, तो वोल्टेज यानी कि विभवांतर है, विभवांतर बराबर क्या होता है, I इंटू R, ओम्स लॉ से। तो ऐसे क्या हो जाएगा, VL क्या है, देखो L का विभवांतर यानी कि कुंडली का विभवांतर, तो कुंडली का विभवांतर स्पेशल होगा, उसको लिखते हैं हम एक्सेल से, सॉरी इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा विभवांतर का I एक्सेल हो जाएगा, यानी कि इसका जो प्रतिरोध होगा वो R न होकर के क्या होगा, एक्सेल होगा। तथा VC में भी सेम होगा, तो ये हो जाएगा I, और यहाँ पर एक्सेल की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर XC आ जाएगा। C क्या डिनोट कर रहा है कि ये किसका प्रतिरोध है, आपका संधारित्र का प्रतिरोध है।
अब इन वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो जैसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे हम इसको, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, v स्क्वायर आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, और यह आ जाएगा आई एक्सएल माइनस आई एक्स का होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये टर्म, ये जो वैल्यू है आपकी ये एज इट इज़ रहेगी। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये v है आपका, v इजिकल टू यहाँ से आपको आई स्क्वायर, यहाँ पर भी है आई और आई, जब आई को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो आई स्क्वायर में जाएगा। तो आई स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो इसमें भी आई स्क्वायर, इसमें भी आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर को हमने पूरे से कॉमन ले लिया है। तो यहाँ आएगा आपके पास आर स्क्वायर प्लस ये आपका एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर को जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आई आएगा आपके पास, और आई को क्या कर देंगे, इसके डिवाइड में भेज देंगे, और ये एज इट इज़ आपका स्क्वायर रूट में रहेगा। फिर स्क्वायर रूट में ये एज इट इज़ रहा आपका, और इधर क्या बन गया आपका v अपॉन आई, और v अपॉन आई क्या होता है, ओम के नियम से होता है प्रतिरोध, और यहाँ पर v अपॉन आई को प्रतिरोध ना कह करके हम क्या कहते हैं, जेड, जेड यानी कि प्रतिबाधा होती है आपकी। तो जेड इजिकल टू कितना है आपके पास, स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और यही आपसे पूछा गया था कि LCR सर्किट की प्रतिबाधा क्या होती है। और आप इसमें थोड़ा सा और चेंज कर सकते हो, जो एक्सएल है और एक्सी है उसकी वैल्यू क्या होती है, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल और एक्सी होता है 1 ओमेगा सी। इन वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, तो जेड इजिकल टू फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर। और फिर आप इसमें एक इसके बीच में एंगल भी निकाल सकते हो आप, कलांतर। तो यदि वोल्टेज V तथा धारा I के बीच कलांतर फाई हो तब क्या होगा, tan फाई इजिकल टू VL माइनस VC डिवाइड में VR। और हमने tan फाई ही यूज़ क्यों किया है, हमने और कोई फॉर्मूला यूज़ क्यों नहीं किया है। देखिए आपको पता है लाल बटे काका, लाल बटे काका। अब देखिए ये लंब अपॉन कर्ण है, और कर्ण की वैल्यू है आपके पास, तो कर्ण की वैल्यू आपके पास नहीं थी, इसलिए हमने क्या किया, लंब अपॉन आधार का यूज़ किया, क्योंकि इसमें भी आपका क्या आ रहा है, कर्ण आ रहा है, तो इसलिए ये भी फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते और ये भी हम अप्लाई नहीं कर सकते। या तो आप tan का यूज़ करिए फॉर्मूला, या फिर कोट का, तो इसलिए हमने किसका यूज़ किया है, tan का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan फाई, लंब आपके पास क्या है, लंब ये रहे VL माइनस VC, VL माइनस VC, आधार क्या है आपके पास VR, और इसको लिखा हमने VR। tan फाई इसकी वैल्यू हमें पता है XI XL माइनस आई एक्सी डिवाइड में IR, ऊपर से I को कॉमन लेते हैं, तो I को कॉमन लिया, I से I को कैंसिल किया, तो वैल्यू आपके पास क्या आ गई, tan फाई इजिकल टू XL माइनस XC डिवाइड में R। और आगे देखते हैं इसमें और क्या कहा है आपको, और tan फाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, हमने इसकी वैल्यू रख दी, तो ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी और डिवाइड में R। ये फाइनली आपका फॉर्मूला हो जाएगा। और इसमें एक पॉइंट और ऐड किया था कि न्यूनतम मान किस पर होगा, यदि हम 1 ओमेगा सी बराबर 1 ओमेगा एल, अगर इन दोनों की जो वैल्यू है वो आपस में बराबर हो जाए, तब जो tan फाई होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा, अर्थात 0 होगा, और अर्थात फाई इजिकल टू कितना होगा, 0। तो इस दशा में हम क्या कह सकते हैं कि जो धारा I व वोल्टेज V है वो समान कला में होंगे। तो इस स्थिति में जो प्रतिबाधा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगी आपके पास R। तो इस दशा में ही क्या होगी, जो प्रतिबाधा है आपकी वो न्यूनतम होगी। और यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, और ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ख़त्म क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए इसमें क्या क्या है आपको, एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है, और द्वितीय कुंडली में 500 फेरे हैं, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है, नॉर्मल सा बहुत छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, उसी के बेसिस से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अपचाई ट्रांसफार्मर है जो कि 220 वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, 2200 वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, प्राथमिक वोल्टेज हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा VP, P क्या होता है प्राइमरी, और ये क्या हो जाएगा VS यानी कि सेकेंडरी, तो ये हो जाएगा 220 वोल्ट। फिर आगे कहा द्वितीय कुंडली में फेरे, द्वितीय कुंडली में कितने फेरे हैं, 500, तो इसको लिख सकते हो आप NS।
और आपको क्या ज्ञात करना है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या यानी कि NP ज्ञात करनी है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है NP/NS VP/VS, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको N1/N2 बराबर V1/V2, यानी कि ये आपकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, ये द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, ये प्राथमिक कुंडली में विभवांतर है, ये द्वितीयक कुंडली का विभवांतर है। ठीक, तो आपने NP को निकालना है। NP इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा और ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो अब वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 2200, इसकी वैल्यू कितनी है 220 और इसकी वैल्यू है 500। इससे इसको कैंसिल किया, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 10। इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर की जाए तो कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, NP बराबर आ जाएगा 5000, यानी कि प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या होगी वो कितनी होगी 5000 होगी। तो ये इसका आंसर क्या आ गया, NP इक्वल टू 5000 आपके पास आ चुका है। क्वेश्चन बहुत आसान सा, और इसी से रिलेटेड आपका वैल्यू चेंज कर दी जाती है और क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 15, एक्स किरणों के 2 गुण एवं 2 उपयोग बताइए। एक्स किरणों के 2 गुण और 2 उपयोग आपने बताने हैं। तो एक्स किरणों के 2 गुण क्या है, ये प्रकाश के वेग 3 × 10⁸ से चलती है, यानी कि ये प्रकाश के वेग से चलती है जो आपकी एक्स किरणें होती हैं, और ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। उपयोग है, इनका जो उपयोग है वो कैंसर के इलाज में किया जाता है, और दूसरा उपयोग इनका क्रिस्टल संरचना में कर सकते हो आप। तो इसके ये 2 उपयोग हो गए और ये 2 गुण है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है आपको, एक लेंस के पदार्थ का पीले तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.56 तथा 1.53 है। यदि पीले रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो लाल रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए फॉर्मूले के ही बेसिस से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, नहीं तो आप क्वेश्चन बिल्कुल भी अटेंड नहीं कर सकते हो। तो फॉर्मूला है आपका 1/f = n-1 स्क्वायर ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। तो हमें 2 कलर के लेंस दिए गए, हम येलो कलर के लिए लेके चलते हैं पीले रंग के लिए, तो मैंने इसके लिए क्या लगाया y, और ये आपको दिया गया है कितना 1.56 और इसकी फोकस दूरी आपको दी गई है 20। तो 1/20 1.56 - 1, और इसको एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू आपको नहीं दी है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.56 और ये 1/20 आपका एज इट इज़ रहेगा। इसकी मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो इसकी वैल्यू अगर निकालें तो हम वैल्यू क्या आ जाएगी 1/20 × 0.56। इससे आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन हम मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे तो इसको लेट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। आप कर सकते हो अपने तरीके से, कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकती है। दूसरा आपका लेंस कैसा है लाल रंग के लिए, तो लाल रंग के लिए क्या होगा, फॉर्मूला सेम रहना है 1/r = nr-1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। बस यहाँ पर क्या आ गया आपका r आ गया है, r यानी कि रेड को शो करता है आपका 1/f, यानी कि आपको फोकस दूरी निकालनी है और ये आपको दिया गया है 1.53 -1 और इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है 1/20 × 0.56। इसमें से इसको माइनस करेंगे 0.53, ये एज इट इज़ रहेगा आपको और ये एज इट इज़ रहेगा। पॉइंट से पॉइंट कट ये आ जाएगा 53 यानी कि 53 डिवाइड में आ जाएगा 20 × 56। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर सीधी से यहाँ से इसको पलट के लिख दीजिए। तो इसको जब पलट के लिखोगे तो ये जो नीचे ऊपर चला जाएगा, ये जो नीचे ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा 20 × 56 और डिवाइड में 53। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1120 और डिवाइड में 53। इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फोकस दूरी है लाल लेंस की तो वो क्या आ जाएगी, लाल कलर के जो लाल रंग का आपका लेंस है उसकी फोकस दूरी आएगी 21.14 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। आपने इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन को नहीं रटना है, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए तो आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें एक और पार्ट भी दिया है, उसको भी हम कर लेते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो इसमें कहा है आपको कि निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष क्या है,
इनका निवारण कैसे किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष वह होता है जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु या लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। यानी कि क्या हो जाएगा, आपको इसमें स्पष्ट रूप से जो पास की वस्तु है वो तो क्लियर दिखाई देगी, अगर ज़्यादा दूर आप देखने की कोशिश करते हैं तो वो धुंधली दिखाई देती है आपको। और इसके निवारण के लिए जिन व्यक्तियों को यह दोष होता है उसके निवारण के लिए उन्हें अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना चाहिए। यानी कि इसके निवारण के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। और दूरदृष्टि दोष इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, सेम ऐसे ही हो जाएगा दूरदृष्टि दोष भी। इसमें क्या होता है कि दूरदृष्टि दोष वह होता है जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं और जो पास की वस्तुएं होती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। यानी कि जब कोई वस्तु दूर रखी है, बहुत दूर रखी है, तो वो तो क्लियर दिखाई दे रही है आपको, लेकिन जैसे वो वस्तु पास लाते हो आप, वो आपको धुंधली दिखाई देने लगती है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होता है उनकी आंखों में। और उसके निवारण के लिए उन्हें उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना चाहिए। यानी कि इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना चाहिए या उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन बहुत आसान था और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 17 क्वेश्चन में दिया है आपको, रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु से क्या अभिप्राय है। और एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 60 वर्ष है, वह कितने समय पश्चात घटकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/16 रह जाएगा। यानी कि आपने बताना है रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा विघटन के कारण घटकर प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है। यानी कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है अगर उसका विघटन किया जाता है तो उसकी जो पहली मात्रा थी वो क्या हो जाएगी, घटकर बिल्कुल आधी हो जाएगी। तो वही क्या कहलाती है, उस समय अंतराल को ही हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ की अर्धायु कहते हैं। और इसमें आपको दिया गया है t बराबर 60 वर्ष दिया गया है आपको, और n बराबर आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, n इजिकल टू होता है n नोट और 1/2 इसकी होल पावर n। n क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर हो जाएगा, ये आपकी प्रारंभिक मात्रा हो जाती है। तो यहाँ पर जो ये है n बराबर n नोट, यहाँ पर हो जाएगा आपका n नोट अपॉन 16, प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग रह जाती है 1/16, और इजिकल टू n नोट 1/2 इसकी होल पावर n एज इट इज़ रहेगा। इससे ये कैंसिल, यह आ जाएगा 1/16 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 होल पावर n। इसको भी हम क्या कर लेते हैं 1/2 की उसमें चेंज कर लेते हैं, क्योंकि n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो 1/2 की होल पावर 4 लिख सकती हूँ, दोनों का बेस सेम है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n बराबर हो जाएगा 4। तो हमेशा याद रखना है जब दोनों का बेस सेम हो जाता है तो पावर को क्या लिख लेते हैं, इक्वल लिख लेते हैं। तो पावर भी क्या हो जाएगी, n बराबर 4 हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कितने समय पश्चात घटकर अपनी प्रारंभिक मात्रा की 1/16 रह जाएगी, कितने समय पश्चात, यानी कि समय निकालना है। तो समय का फॉर्मूला होता है आपका t बराबर n कैपिटल T। तो t बराबर क्या हो जाएगा, n कितना निकाला हमने 4, और कैपिटल T क्या है जो आपको 60 वर्ष दिए गए हैं वो है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 240 वर्ष में। यानी कि जो 1/16 है वो कब रह जाएगी, जब 240 वर्ष बीत जाएंगे या 240 वर्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 18, व्योम तरंग संचरण तथा आकाश संचरण में अंतर बताइए। व्योम तरंग संचरण ये वे रेडियो तरंगे हैं जो आयन मंडल से ही परिवर्तित हो जाती है। सेकंड पॉइंट है, व्योम तरंगों का संचरण वायुमंडल में आयन मंडल की उपस्थिति के कारण होता है। यानी कि जब तक अगर वहाँ पर आयन मंडल की उपस्थिति नहीं होगी तो वायु में इसका संचरण नहीं हो सकता है, जिसके गुण समय के साथ क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। इनके जो गुण होंगे वो समय के साथ बदलते रहेंगे। व्योम तरंगों द्वारा संचरण अविश्वसनीय होता है, ये आपका जो व्योम तरंगों का संचरण होता है।
और इनकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, 300 मेगाहर्ट्ज़ से 3 मेगाहर्ट्ज़ से 30 मेगाहर्ट्ज़ तक की इनके तरंगों का संचरण होता है। आप 2 या 3 पॉइंट लिख सकते हैं और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। और आकाश संचरण क्या होता है, रेडियो तरंग संचरण की एक अन्य विधा आकाश तरंग है। और आकाश तरंग प्रेषण एंटीना से अभिग्राही एंटीना तक दृष्टि रेखा पर गति करती है, दृष्टि रेखा पर गति करती है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा, वायुमंडल में प्रसारित ये तरंगे क्षोभ मंडल से परावर्तित होकर अभिग्राही तक पहुंचती है। किस मंडल से, क्षोभ मंडल से परावर्तित होकर किस तक पहुंचती है, अभिग्राही तक पहुंचती है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा, आकाश तरंग संचरण में जो इनकी आवृत्ति होती है वो होती है 40 मेगाहर्ट्ज़ से 300 मेगाहर्ट्ज़ तक की तरंगों का संचरण होता है इसके अंदर आपका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हुआ। आगे की क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।